क्या कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी पवन चक्कियां हैं जो इतनी शांति से घूमती रहती हैं, वो असल में हवा को हमारे घरों की बिजली में कैसे बदल देती हैं? चलिए आज इसी कमाल की टेक्नोलॉजी को समझते हैं और देखते हैं कि हवा में आखिर इतनी ताकत आती कहां से है। अब देखिए, पवन ऊर्जा को सीधे सीधे समझने से पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि एनर्जी की इस पूरी बड़ी दुनिया में ये फिट कहां होती है। हमारे प्लैनेट के पास ना ऊर्जा के कई सारे क्लीन सोर्सेज हैं, जैसे सूरज की गर्मी, नदियों का बहता पानी, बायोमास और हाँ बिल्कुल हवा। और ये सब मिलकर ही तो एक साफ सुथरे सस्टेनेबल भविष्य की उम्मीद जगाते हैं। अक्सर पहाड़ियों पर या समंदर के किनारे ये बड़े बड़े खूबसूरत टर्बाइन घूमते हुए दिख जाते हैं ना, लेकिन इनकी ये जो धीमी शांत चाल है, इसके पीछे एक जबरदस्त साइंस छिपा हुआ है। और बस आज हम उसी साइंस की परतें खोलने वाले हैं। तो ठीक है, अब आते हैं इस कहानी के मेन हीरो पर, यानी हवा। पर एक बात समझनी होगी, बिजली बनाने के लिए हर तरह की हवा काम नहीं आती। नहीं, इसके लिए तो एक खास, एक बिल्कुल सही स्पीड चाहिए। इस टेबल को देखिए, यहां स्पीड का सारा खेल एकदम साफ हो जाता है। अगर हवा की स्पीड 4 मीटर प्रति सेकंड से कम है तो वो बिजली बनाने के लिए कुछ खास अच्छी नहीं है। लेकिन जैसे ही ये स्पीड 8 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर जाती है तो समझिए वो एक्सेलेंट बन जाती है। और यही वजह है कि विंड टरबाइन लगाने के लिए सही जगह चुनना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अच्छा, ये सब जानने के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि हमारी धरती पर हवा की एवरेज स्पीड आखिर है कितनी? ये रहे ऑप्शंस, जरा सोचिए तो। और सही जवाब है 9 मीटर प्रति सेकंड। और याद है ना, हमारे टेबल के हिसाब से ये स्पीड तो एक्सेलेंट कैटेगरी में आती है। बस यही कारण है कि विंड एनर्जी में इतना जबरदस्त पोटेंशियल है। तो हवा की कहानी तो समझ आ गई। अब वक्त है इस विशालकाय मशीन के अंदर झांकने का और ये देखने का कि असली जादू आखिर होता कहाँ है। ये देखिए, ये है पूरी प्रोसेस का एक ओवरव्यू। हवा के ब्लेड से टकराने से लेकर हमारे घरों तक बिजली पहुंचने तक ये एनर्जी एक शानदार सफर तय करती है। ये कोई एक स्टेप नहीं, बल्कि कई हिस्सों की एक पूरी चेन है। तो चलिए इस सफर को ना एक एक करके समझते हैं। हो सकता है ये प्रोसेस सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर असल में इसे 5 बहुत ही आसान और दिलचस्प स्टेप्स में समझा जा सकता है। तो यहाँ देखिए, ये कमाल की इंजीनियरिंग काम कैसे करती है। स्टेप 1, हवा ब्लेड्स को घुमाती है। स्टेप 2, अंदर एक गियर बॉक्स होता है जो इस धीमी रोटेशन को कई गुना तेज कर देता है। स्टेप 3, ये तेज रफ्तार जनरेटर को एक्टिवेट कर देती है। स्टेप 4, जनरेटर इस घूमने वाली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली में बदल देता है। और फाइनली स्टेप 5, एक ट्रांसफॉर्मर इस बिजली का वोल्टेज बढ़ाकर इसे पावर ग्रिड में भेज देता है ना सिंपल, लेकिन कितना असरदार। चलिए, प्रोसेस तो समझ में आ गया। अब जरा उन मेन पार्ट्स को भी करीब से देख लेते हैं जो इस पूरे मैजिक को मुमकिन बनाते हैं। टर्बाइन में सबसे ऊपर ये जो बड़ा सा बॉक्स दिखता है ना, इसे कहते हैं नेसेल। आप इसे टर्बाइन का दिमाग या कंट्रोल रूम समझ सकते हैं, क्योंकि गियर बॉक्स, जनरेटर, कंट्रोल सिस्टम, मतलब सारा जरूरी सामान इसी के अंदर होता है। और ये जो ब्लेड्स और उनका सेंट्रल हब है, इन दोनों को मिलाकर बनता है रोटर। इसका काम बहुत सीधा सा है, लेकिन सबसे जरूरी भी, हवा की काइनेटिक एनर्जी को पकड़ना और उसे घूमने वाले मोशन में बदल देना। बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में वो फिरकी घुमाते थे ना हवा से। पर हाँ, सारे रोटर एक जैसे नहीं होते। आजकल बिजली बनाने के लिए जो टरबाइन यूज होते हैं, उनमें ज्यादातर 3 ब्लेड होते हैं, क्योंकि ये डिजाइन सबसे ज्यादा एफिशिएंट और स्टेबल होता है। जबकि जो पुराने जमाने की पवन चक्कियां होती थीं, जिनमें बहुत सारे ब्लेड होते थे, वो पानी पंप करने जैसे कामों के लिए बेहतर थीं, क्योंकि उन्हें कम हवा में भी ज्यादा टॉर्क यानी घुमाव की ताकत मिल जाती थी। और यहां पर स्पीड बढ़ाने का असली खेल होता है। देखिए, रोटर से एक लो स्पीड शाफ्ट जुड़ी होती है, जो जाहिर है धीरे घूमती है। ये शाफ्ट गियर बॉक्स में जाती है, जो बिल्कुल साइकिल के गियर की तरह काम करता है, और दूसरी तरफ से निकलने वाली हाई स्पीड शाफ्ट की स्पीड को 1000 से 1800 आरपीएम तक बढ़ा देता है। और बस जनरेटर को चलने के लिए यही तूफानी रफ्तार चाहिए होती है। तो ये है कहानी, हवा के एक हल्के से झोंके से लेकर उस बिजली तक जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। ये सफ़र वाकई में कमाल का है, पर यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि इस शानदार टेक्नोलॉजी को हम इतना कैसे बढ़ा सकते हैं कि ये हमारे पूरे प्लैनेट की एनर्जी की ज़रूरतें पूरी कर सके। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भविष्य इसी के जवाब पर टिका है।